गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। और सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी ग्रह नीति का अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक किया था। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे और उसकी विदेश नीति के तहत सबसे पहला हमारा पॉइंट है खुरासान विजय की योजना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और अलाउद्दीन की भांति वह भारत की सीमाओं से बाहर अपने राज्य का विस्तार करने का स्वप्न देख रहा था और अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उसने खुरासान विजय की योजना तैयार की थी। अब यहाँ पे जिस समय उसके द्वारा खुरासान विजय अभियान बनाया गया था, तब शासक था खुरासान का अबू सईद, जो कि एक अयोग्य, विलासी और दुराचारी प्रवृत्ति का शासक था और उसने अपने प्रमुख सरदार और उसका वह संरक्षक भी था, उसका नाम था चौगान, उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है चौगान की हत्या के पीछे उसका कारण यह था कि वह उसकी पुत्री को प्राप्त करना चाहता था। अतः बड़ी क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। जब चौगान की हत्या की गई तो जनता ने अबू सईद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से इस समय जो ये विद्रोही थे अबू सईद के, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में जाकर उससे सहायता की याचना की। अब देखिए, यहाँ पर ये बात समझ में आती है, दूसरे राज्य के विद्रोही थे, वो शरण में आए, उनकी सहायता किया जाना आवश्यक था, लेकिन उसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसी योजना बनानी थी जिसमें अधिक अपव्यय ना हो। लेकिन यहाँ उसने बिना सोचे समझे 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की और उस सेना के साथ उसने पलायन किया। ये जो 3,70,000 सैनिकों की संख्या है, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं, काफ़ी विशाल संख्या थी ये। और ये जो सैनिक थे, इन सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन राजकोष से पेशगी के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दे दिया गया था। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या के सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन यदि पेशगी के रूप में दे दिया जाए तो निश्चित रूप से जो स्थितियां थी वो काफ़ी बिगड़ गई और उसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे राजकोष पर पड़ा था। और फिर इसके बाद भी आप देखिए, बहुत शीघ्रता से उसने अपनी इस योजना का परित्याग भी कर दिया, क्योंकि कुछ समय में ही उसने इस बात का अनुभव किया कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं, यानी खुरासान जाते समय वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, बर्फीले मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में उसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी और तुरंत ही उसने अपनी इस योजना का त्याग कर दिया। अधिकांश विद्वान इस योजना का त्याग करना उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय बताते हैं कि निश्चित रूप से यदि वो इस योजना को क्रियान्वित करता तो उससे जो धन अपव्यय हो चुका था 3,70,000 सैनिकों पर, वो तो हो चुका था, लेकिन इस सेना के अधिकांश सैनिक जो थे वो इन भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं जा रह पाते और निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाती। तो निस्संदेह इस योजना का त्याग करना उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक माना जाता है। अब हमारा जो दूसरा उसका विदेश नीति के तहत अभियान था वो था नगरकोट की योजना या नगरकोट का अभियान। 1337 ईस्वी में पंजाब के कांगड़ा जिले में एक पहाड़ी पर ये नगरकोट का किला बना हुआ था, जिस पर महमूद गजनवी के समय से ऐसा माना जाता है कि ये किला जो है वो मुस्लिम सैनिकों की हंसी उड़ाता था। और इसी बात के चलते आप देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नगरकोट के इस किले को जीतने की योजना बनाई, जिस पर एक स्वतंत्र हिंदू शासक का अधिकार था। यानी ये जो नगरकोट का प्रसिद्ध किला था,
इस पर एक स्वतंत्र हिंदू शासक शासन कर रहा था। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगभग 1 लाख सैनिकों को लेकर नगरकोट पर आक्रमण किया गया। यद्यपि नगरकोट के हिंदू शासक ने बड़ी वीरता और साहस से इस आक्रमण का सामना किया, अंत में वह परास्त हुआ और इसके परिणाम स्वरूप इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की विजय हुई और अंत में नगरकोट के हिंदू शासक के द्वारा सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। लेकिन सुल्तान ने ये किला हिंदू शासक को पुनः लौटा दिया था। इस तरह से आप देखिएगा ये नगरकोट का किला जो था, इस पर महमूद गजनवी के समय से जो निरंतर इसकी प्राप्ति के या इसको अपने अधीन करने के प्रयास थे वो जारी थे, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक अपने अधीन करने में सफल हो पाया था। अगली विदेश नीति की योजना के तहत कराजल अभियान जो 1337-38 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ये स्थान जो है वो हिमालय की तराई में स्थित है और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के रूप में अवस्थित था। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने माना है कि हिंदू राज्य सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था। यानी दिल्ली सल्तनत में जो लोग अपने शासक या सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे, जब उनका दमन किया जाता था या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती थी, तो ये विद्रोही भाग करके इस कराजल को अपना आश्रय स्थान बना लेते थे और यहाँ के इस हिंदू शासक के द्वारा इन्हें आश्रय प्रदान किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने कराजल को जीतने का निश्चय किया और दिल्ली से एक शक्तिशाली सेना लेकर वह कराजल के विरुद्ध चला। किंतु मार्ग में ही वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी सेना सहित पर्वतीय क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया। सेना को काफ़ी क्षति हुई और अंत में जो हिंदू शासक था कराजल का, वो भी सुल्तान की विशाल सेना को देख करके भयभीत हो गया और अंत में उसने भी संधि कर ली। इस तरह से उसका कराजल अभियान जो है वो सेना की भारी क्षति के बाद उसे विजय अवश्य प्राप्त हुई, लेकिन उसके लिए इसे काफ़ी हानि उठानी पड़ी। यदि हम फरिश्ता के विवरण को देखें तो कुछ आधुनिक इतिहासकार फरिश्ता के विवरण के आधार पर कराजल अभियान को सुल्तान की चीन और पश्चिमी तिब्बत की विजय योजना बतलाकर उसे असफल ठहराने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह उचित नहीं माना जाता। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। आप जानते हैं राजस्थान पर तुर्क आक्रांताओं ने निरंतर आक्रमण किए हैं। उसमें चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बलबन हो, चाहे इल्तुतमिश हो, इस तरह से निरंतर आक्रमणों का सामना राजस्थान को करना पड़ा है। अब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी ऐसे ही विजय अभियान राजस्थान की ओर किए गए, जिसमें आप देखिएगा महत्वपूर्ण विजय अभियान जो था या सैनिक अभियान जो था वो था चित्तौड़ पर मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण। अब ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चित्तौड़ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था तो यहाँ के शासक हमीर द्वारा सुल्तान को बंदी बना लिया गया था। ऐसा राजपूत गाथाओं में लिखा हुआ है कि राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया था, लेकिन ये विवरण जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि ऐसा राजपूत गाथाओं में लिखा हुआ है कि अजमेर, रणथंबोर और नागौर की रियासतें जो थीं वो प्राप्त करके उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को रिहा किया था। ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन कुल मिलाकर जो चित्तौड़ अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का वो सफल नहीं हुआ था और सुल्तान को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस बात की पुष्टि कर्नल जेम्स टॉड, एस्काइन और ओजा आदि प्रसिद्ध इतिहासकारों के द्वारा की गई है कि राजस्थान के इस चित्तौड़ अभियान में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी।
अब हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण की। आप इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि मंगोलों द्वारा दिल्ली सल्तनत पर निरंतर आक्रमण किए गए थे और मंगोलों के इस आक्रमण का सामना मोहम्मद बिन तुगलक को भी करना पड़ा था। 1328-29 ईस्वी में जब सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अपनी परिवर्तित कर रहा था, तो मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से तागी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक धावे मारे थे। यानी अब उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ था और मंगोलों का प्रतिरोध करने के लिए सुल्तान और उसकी सेना जो थी वो दिल्ली में उपस्थित नहीं थी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दिल्ली तक का क्षेत्र जो था वो पूरी तरह से पदाक्रांत कर दिया गया था, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ लूट खसोट भी की गई थी। इस समय यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति देखें तो वो किसी भी तरह से मंगोलों से प्रतिशोध लेने को तैयार नहीं था। इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भारी घूस राशि देकर के मंगोलों को लौटा दिया गया था। यानी युद्ध करने के स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी रिश्वत देकर, घूस देकर इन मंगोलों को वापस लौटने के लिए विवश किया था, न कि अपनी सैनिक शक्ति के बल पर। विदेश नीति के तहत अगला जो प्रमुख अभियान है वो है चीन के साथ संबंध। मोहम्मद बिन तुगलक और चीन के बीच संबंधों को लेकर के ये माना जाता है कि दोनों के बीच जो संबंध थे वो काफ़ी मैत्रीपूर्ण थे। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमुर, उन्हें ध्यान दीजिएगा, चीनी सम्राट तोगन तिमुर द्वारा अपना एक दूत सुल्तान की सेवा में दिल्ली भेजा गया था। इस दूत को भेजने का प्रमुख कारण क्या था? बौद्ध मंदिरों की मरम्मत की अनुमति प्राप्त करना। आप सभी जानते हैं जो बौद्ध धर्मावलंबी थे वो चीन तिब्बत में निवास किया करते थे और ऐसा माना जाता है जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजल अभियान किया था तो शाही सेना द्वारा इन बौद्ध मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी। ये बौद्ध मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि तोगन तिमुर स्वयं और उसकी अधिकांश प्रजा जो थी बौद्ध धर्मावलंबी थी, अतः उन मंदिरों को पुनः स्थापित करने या उन मंदिरों की मरम्मत कराने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से तोगन तिमुर द्वारा अपना दूत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा गया था। फिर आप देखिए, सुल्तान ने अपने उस मैत्रीपूर्ण संबंधों को निभाने के उद्देश्य से 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बना करके चीन भेजा था। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक का कोई विशेष सैनिक अभियान नहीं हुआ था। चीन के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण रहे और इन्हीं संबंधों को निभाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के दरबार में दूत भेजने की जो प्रथा थी उसका भी निर्वाह किया गया था। ये 6 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति को तैयार कर सकते हैं। आप देखिए, ये एक मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। इसको आप आधार बना के अपने इस आंसर को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप विदेश नीति डालेगा और फिर उसमें जो विदेश नीति के तहत जैसे खुरासान विजय है, नगरकोट विजय, साथ में आप लोग सन लिखते जाइएगा और आप नीचे चाहें तो इसके कारण भी लिख सकते हैं ताकि आपको एक ही जगह अपने सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने आंसर को जल्दी भी तैयार कर सकते हैं, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और आपका एग्ज़ाम में कम समय में आंसर कंप्लीट होने के चांसेस जो है वो अधिक हो जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स आपके सामने होंगे। खुरासान विजय, नगरकोट की विजय, कराजल अभियान, राजस्थान में भी चित्तौड़ अभियान,
मंगोल आक्रमण और चीन के साथ संबंध जो है, इसके आधार पर आप इस विदेश नीति को तैयार कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोह का विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।